हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारा चैनल आर टीचिंग प्लस पर। जैसा कि गाइस पता है, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है क्या है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो गाइस आपको पता होगा कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। अब इसके बाद जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा। तो गाइस अगर आपको मेरी सारी वीडियो देखनी है और सारे टॉपिक को जानना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको उन वीडियो में कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस जो आज का हमारा इस लेसन का लास्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट भी है वो है एक समान रूप में आवेशित वलय के कारण उसकी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको मैं बता दूं, इस लेसन में हम कुछ नहीं पढ़े हैं, ज्यादा आवेश पढ़े हैं। आवेश काफी लंबा टॉपिक था, आवेश को खत्म किया। आवेश को पढ़ने के बाद हमने कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम का नियम पढ़ने के बाद हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़े। फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है तीसरा, वो आता है वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा, उससे रिलेटेड जो अच्छे निरक्षय स्थितियां निकाला और बल आघूर्ण पढ़ा। तो उसी से रिलेटेड सारी टॉपिक हैं, बस हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो गाइस आज देखते रहिए कि आज का जो टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। तो एक समान रूप में आवेशित वलय के कारण उसकी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, चित्र बनाता हूँ, फिर आपको चित्र द्वारा समझाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए एक वलय है, क्या है, एक वलय है, ठीक है। इसका केंद्र क्या है, O है। ये इसका अक्ष है और इसका केंद्र O है, ठीक है। इसके ये है R त्रिज्या, ठीक है। अब इस केंद्र O से n दूरी पर, ठीक है, कितने दूरी पर, स्मॉल n दूरी पर कोई बिंदु यहाँ P है, ठीक है। कोई बिंदु क्या है, P है, जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये कोई बिंदु P है। अब देखिए इस पे जो प्लस क्यू आवेश है, एक वलय है, ठीक है। यह एक वलय है और ये एक ही आवेश से आवेशित है, ठीक है। इस पे जो आवेश है इसके पृष्ठ पर, वो एक ही आवेश है, प्लस क्यू आवेश और समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो हमने माना कि इसका जो ये अक्ष है इस पे समान रूप से क्या है, वितरित है, प्लस क्यू आवेश, ठीक है। प्लस आवेश जो है इस पे समान रूप से वितरित है। और इसके केंद्र O से, इसका जो एक केंद्र O है, ये त्रिज्या है, इसके अक्ष से, ठीक है। एक बिंदु क्या है, A है, ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है, B है। इसका जो आवेश है प्लस डी क्यू है, ठीक है, ठीक है। क्या है, प्लस डी क्यू आवेश है, ऐसे है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक भी हमें निकालना है। ऊर्ध्वाधर और क्या निकालना है, क्षैतिज घटक भी हमें निकालना है, ठीक है गाइस। तो देखिए ये बिंदु P, ठीक है। क्या है, बिंदु P है। ये जो हमारा है ये ऊर्ध्वाधर घटक है और ये जो है क्षैतिज घटक है। ऊर्ध्वाधर घटक ये हो गया P sin थीटा, ठीक है। क्या हो गया, D sin थीटा और ये हो गया D sin थीटा। ये हो गया D cos थीटा, क्षैतिज घटक। ये भी हो गया D cos थीटा, क्षैतिज घटक। ये भी D cos थीटा, ठीक है। और जो ये है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है गाइस। जैसा कि आपने देख लिया कि ये कोई वलय है, इसका केंद्र, जिसका अक्ष है और इसका केंद्र O है। केंद्र O से n दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये
माना त्रिज्या वाला और उपकेंद्र वाला क्या है, एक वलय है। ठीक है, क्या है, एक वलय है जिसके केंद्र O से n दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है और इस वलय पे प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है, और एक खंड ए भी है जिसका आवेश जो है प्लस dq है। ठीक है, इसका आवेश क्या है, प्लस dq है। ठीक है, प्लस dq है। बिंदु देखिए, अब हम कहेंगे जो B है, बिंदु ए बी है प्लस dq आवेश, यानी कि इसकी जो P तक की जो दूरी है ना, तो ये हो जाता है हमारा, जब हम इसे निकालेंगे तो ये उसमें ऊर्ध्वाधर घटक में आ जाएगा, यानी कि डी साइन थीटा में आ जाएगा और ये जो है कॉस थीटा में ही रहेगा। तो पहले हम थोड़ा लैंग्वेज राइट करते हैं, लैंग्वेज राइट करने के बाद फिर हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यह डायग्राम, आप डायग्राम बना लीजिए और समझिए। माना कैपिटल आर त्रिज्या व ओ केंद्र वाला एक वलय है। ठीक है, वलय है, क्या है, वलय है जिस पर प्लस Q आवेश, ठीक है, जिस पर क्या, प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से क्या है, वितरित, समान रूप से वितरित है। ठीक है, समान रूप से क्या है, वितरित है। ठीक है, इसके केंद्र O से, इसके केंद्र O से, इसके केंद्र O से स्मॉल n दूरी पर, स्मॉल n दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब जैसा कि मैं कुछ नहीं किया हूं, मैं अभी आपको डायग्राम से ये सब लैंग्वेज टोटल लिखवा रहा हूँ। एक ये वलय है, ठीक है, इसका त्रिज्या R और केंद्र O है। ठीक है, वाला एक वलय है, मैंने ये लिखा जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। आप देख ही रहे हैं, प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, एक समान रूप में आवेशित, एक समान रूप में आवेशित का मतलब ये है, ये जो वलय है इस पे बस एक ही आवेश है, मतलब एक ही प्रकृति का आवेश है जो उसके पृष्ठ पर क्या है, चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, तो रूप में वितरित है। इसके केंद्र O से n दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो गाइस देखिए, इसे समझिए और इसका लैंग्वेज राइट कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका बढ़िया से वीडियो बना के आप वहां डाल दिया जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके प्लस dq माना एक जो अलग O रहेगा। ठीक है, इस पहले आप इतना राइट कीजिए, इतना राइट करने के बाद समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके गाइस, जैसा कि आपने देखा, इतना समझा होगा आपने, तो अब क्या करते हैं, ये जो वलय है, वलय पर, ठीक है, वलय पर प्लस Q आवेश को छोटे छोटे, यानी कि छोटे छोटे खंडों में विभाजित मान
लेते, विभाजित मान लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, विभाजित मान लेते हैं। अब देखिए ये जो वलय है, ये जो इसमें प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, हम इस पे वलय पर प्लस क्यू आवेश को छोटे छोटे खंडों में विभाजित मान लेते हैं, जिसमें से एक खंड इसका क्या है, ए बी है, और उसका आवेश क्या है, प्लस डी क्यू है। ठीक है, तो इसका एक, जिसमें इसका एक खंड, जिसमें इसका एक खंड ए बी है, जिसका आवेश क्या है, प्लस डी क्यू है। ठीक है, अब प्लस डी क्यू आवेश के कारण, ठीक है, प्लस डी क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी हो जाती है। तब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस डी क्यू आवेश के कारण, प्लस डी क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी हो जाती है। ठीक है, डी हो जाती है। तो जैसा कि गाइस एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक ये क्या है, वलय है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, और इसका त्रिज्या r केंद्रों है, केंद्रों से n दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्या करना है, हम जैसे अभी मैं यहाँ लिखा कि वलय पर प्लस क्यू आवेश छोटे छोटे खंडों में विभाजित मान लेते हैं। जो प्लस क्यू आवेश है और वलय पर हम इस आवेश को छोटे छोटे खंडों में क्या विभाजित मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें से एक जो खंड है वो ए बी है और जिसका आवेश प्लस डी क्यू है। प्लस डी क्यू आवेश के कारण बिंदु पी की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी हो जाती है। ठीक है, तो डी का जो हम अब निकालेंगे, डी का जो क्षेत्र हो निकालेंगे हम, इसका जो हम इस डी कुछ घटकों में भी जब वियोजित करेंगे तो पहला क्षैतिज घटक आएगा, पहला ऊर्ध्वाधर घटक आएगा, दूसरा क्षैतिज घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक में आपको पता है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, इस मतलब बराबर तो है लेकिन इनका दिशा क्या है, विपरीत है, अतः एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और क्षैतिज घटक जो डी कॉस थीटा बराबर भी है और एक ही दिशा में है, अतः यह परस्पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी से हमारा पूरा डेरिवेशन सॉल्व होगा। पहले आप इस डायग्राम को बनाइए और फिर इस लैंग्वेज को राइट कीजिए। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया और सारा लैंग्वेज दिखा दिया कि ये जो एक खंड ए बी है, ठीक है, इसका आवेश क्या है, प्लस डी क्यू है। ठीक है, इसका एक आवेश क्या है, प्लस डी क्यू है। तो जैसा कि मैंने बताया प्लस डी क्यू आवेश के कारण जो बिंदु पी है उसका जो वैद्युत क्षेत्र क्या है, डी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी घटक में वियोजित हो जा रहा है, तो हम लिखेंगे डी का जो घटक है, डी को घटकों में वियोजित करने पर डी, या तो ऐसे लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र डी को घटकों में वियोजित करने पर जो पहला होगा वो होगा क्षैतिज घटक के लिए लेते हैं। क्षैतिज घटक जो हमारा आएगा, क्षैतिज घटक वो क्या आएगा, डी कॉस थीटा। ठीक है, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, अपने सब जितने भी वीडियो शूट किए हैं उसमें घटक, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक बता चुका हूं। वह ऊर्ध्वाधर घटक जो हमारा होगा वो क्या होगा, क्षैतिज घटक डी कॉस थीटा हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक डी साइन थीटा। ठीक है, डी साइन थीटा है।
ठीक है गाइस, अब हम क्या करते हैं, आपको जैसा कि पता होगा जो ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है, आपको पता है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, ये बराबर तो होते हैं, इनका जो वैल्यू है बराबर है, लेकिन इनकी जो दिशा है विपरीत है। जैसे मैंने आपको बताया था, प्लस प्लस आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस प्लस आकर्षित करते हैं। तो उसी प्रकार से तो इनकी जब दिशा बराबर हो, दिशा इनकी विपरीत हो गई और ये बराबर है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो इससे तो हमारा ये डेरिवेशन सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि ये निरस्त हो गया, इसका मान शून्य आ गया, तो इससे कोई हमारा मतलब नहीं है। अब जो क्षैतिज घटक है डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, ये जो इसका दिशा भी बराबर है, मतलब सॉरी ये बराबर भी और एक ही दिशा में है, तो इसलिए परस्पर जुड़ जाते हैं। जब ये जुड़ जाएंगे तो इसी के कारण से हम निकालेंगे इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वलय पर। ठीक है, तो हम लिखते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक का जो दिशा होता है, ऊर्ध्वाधर घटक का जो दिशा ऊर्ध्वाधर घटक का जो दिशा होता है वो क्या होता है, विपरीत होता है, और ये बराबर होते हैं। तो हम लिखते हैं अतः ऊर्ध्वाधर घटक, अतः ऊर्ध्वाधर घटक की दिशा विपरीत, व मान बराबर होता है, अतः होता है तथा यह एक दूसरे को, अतः होता है, अतः यह एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा जो आता है क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है, समान भी बराबर, होता है, अतः परस्पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र डी को घटकों में वियोजित किया, करने पर क्षैतिज घटक जो हमारा आया वो आया डी, क्या आया, कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक डी साइन थीटा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊर्ध्वाधर घटक जो हमारा होता है वो तो बराबर होता है, उसकी मान होती बराबर होती है, लेकिन इसकी जो दिशा हर कंडीशन में विपरीत होती है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होते, तो अतः एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्षैतिज घटक होता है इसका मान बराबर होता है और ये एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए परस्पर जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते हैं। अब उसी के आगे से हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, तो आप लैंग्वेज यहाँ उतार लीजिए कम्प्लीटली। अब हमारा डेरिवेशन इसी यानी कि डी कॉस थीटा के आधार पर क्या होगा, सॉल्व होगा। किसी बिंदु पी पर मतलब एक समान रूप में आवेशित बल के कारण उसकी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि बिंदु पी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आप इसे पहले इतना राइट कीजिए। तो ओके गाइस, अब हम संपूर्ण बलय के कारण बिंदु पी पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आप देखिए संपूर्ण यानी कि पूरे, यानी कि संपूर्ण वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, संपूर्ण वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। क्या आ गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E इज इक्वल टू सिग्मा डी साइन थीटा। ठीक है, बिंदु P पर क्या आ गया? डी साइन थीटा। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता होगा, सॉरी साइन थीटा नहीं होगा, कॉस थीटा होगा, क्योंकि साइन थीटा निरस्त हो गया, कॉस थीटा होगा। ठीक है, क्या होगा? डी कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम? अब जो ये तो हमारा ये हो गया। अब जो प्लस डी क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चूंकि अब इसके लिए निकालेंगे प्लस डी क्यू आवेश, प्लस डी क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की क्या हो गई? तीव्रता हो गई। तो जब बिंदु P पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो हमारा यहाँ आएगा D, यानी कि D जो आया इज इक्वल टू K इंटू। ठीक है, अब क्या करेंगे? K इंटू जो हमारा आया हम मान रखेंगे यहाँ K इंटू डी क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है जैसा कि स्क्वायर से हट जाता है, तो जो डी हमारा आया वो आया के इंटू डी क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, तो गाइस इसे आप राइट कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ कॉस थीटा लिखना भूल गया था, तो यहाँ कॉस थीटा हो गया। ठीक है, क्योंकि हम निकालने हैं 36 घटक के लिए, क्योंकि आपको पता है ऊर्ध्वाधर घटक जो हमारा क्या है वो निरस्त हो गया, उसका मान शून्य आ गया, तो उससे तो निकलेगा नहीं, तो ये हो गया। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर भी जो हमारा आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू जो आएगा एन बटे यही आएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, फिर वो भी कट जाएगा तो भी आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचेगा। तो आप पहले इसको इतना राइट कीजिए, ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो जैसा कि गाइस कॉस थीटा जो हमारा हो गया वो होगा एन बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, तो कॉस थीटा जो यहाँ आ गया, यानी कि 36 घटक जो हमारा यहाँ आया एन बटे वो आ गया आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब जैसा कि मैं आपको बताऊं, आपको अभी मैं निकलवाया हूँ जो इज इक्वल टू हम निकाले हैं, इज इक्वल टू क्या निकाले? इज इक्वल टू सिग्मा के इंटू डी क्यू। ठीक है, उसका मान क्या था? उसका मान ये था आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एन का जो मान हो गया वो हो गया आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसका घात 1 है और इसका घात 1/2 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं? पहले ये जो के डी क्यू है इसे हम उधर ले जाते हैं, तो यहाँ रखते हैं सिर्फ डी क्यू, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सिग्मा, सॉरी यहाँ हम केवल रखते हैं क्या, यानी कि ए रखते हैं, के और एन रखते हैं। ठीक है, नियतांक और एन। ठीक है, और ये जो सिग्मा डी क्यू है इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये जो हमारा कॉमन हो गया आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका जो घात आ गया 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा, ठीक है, वो आएगा के इंटू एन बटे आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये आपको पता है 2 1 कम 2 1 3, 3 आ गया, 3/2 आ गया है। ठीक, 3/2 आ गया। तो ये सॉल्व हुआ, और चूंकि अब मैं बताऊं आपको, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू जो होता है ए होता है डी क्यू। ठीक है, तो इसका मान रख दीजिए, इज इक्वल टू जो हमारा यहाँ आ गया के इंटू एन इंटू क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 3/2। ठीक है, अब देखिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इधर देखिए आप, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, गाइस आप इतना उतारिए, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो
जैसा कि यहाँ हमने मान निकाल लिया, ठीक। अब यहाँ जो मान निकाला तो इसे देखिए इज इक्वल टू जो हमारा यहाँ आ गया, ये आ गया के इंटू क्यू एन बटे आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 3/2, ठीक है। अब ये तो हमारा एक मान ही निकल गया। अब हमें क्या करना है, एसआई पद्धति में व कॉमा व निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु के लिए, ठीक है। तो के बराबर जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो इज इक्वल टू जो हमारा मान आ गया यहाँ क्या है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, क्यू एन इंटू और बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का ये हो गया स्क्वायर 3/2, ठीक है गाइस, ये हो गया प्रूव। तो गाइस जैसा कि आज हमने एक समान रूप में आवेशित बल के कारण उसकी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने संपूर्ण निकाल लिया, पूरे का निकाल लिया। तो जैसा कि गाइस आज हमारा ये टॉपिक, ये लेसन खत्म होता है। अब इस लेसन में रह गया न्यूमेरिकल में आपको करवाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद में आपको कुछ जैसे मैं सूत्र वगैरह लेके इस लेसन से, जैसे वैद्युत द्विध्रुव का, वैद्युत क्षेत्र का, तो हम जानेंगे उस वीडियो में कि अगर हमें मान लीजिए पेपर में आ गया, अब पेपर में कोई टॉपिक आता है कि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए, हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनीशन पता ही नहीं, लेकिन सूत्र पता है। फिर वो कहता है मान लीजिए 2 नंबर में आ गया वैद्युत द्विध्रुव लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं, 2 नंबर में आ गया। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि चलो 1 नंबर तो लैंग्वेज पे मिलना है, हमें लैंग्वेज याद नहीं है लेकिन सूत्र पता है। तो फिर हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि सूत्र से कैसे लैंग्वेज बनाते हैं। तो गाइस आई होप आपको मेरी ये टॉपिक आपको समझ में आया हुआ है। टॉपिक काफी लंबा है, बड़ा है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये आज वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का ये लास्ट टॉपिक है। अब इसमें रह गया है न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद एक वीडियो में और बनाऊंगा कि सूत्र से लैंग्वेज कैसे बनाते हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।